नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए आज हम आपके लिए पहली क्लास लेके आए हैं। और इस पहली क्लास में आज हम आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास लेके आए हैं। और इस क्लास में हम आपको प्रश्नों के माध्यम से जो 5 विकल्प के प्रश्न बीपीएससी आपसे देता है उसके माध्यम से आपको कुछ प्रश्न कराएंगे, और साथ में उन जो प्रश्न जिस कॉन्सेप्ट पे आधारित हैं उन कॉन्सेप्ट को भी आपके सामने लेके आएंगे आज की क्लास में। साथ में अगर आप लोग टेस्ट सीरीज़ के अच्छे प्रश्न सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज़रूर ज्वाइन कर लें। अभी तक वहाँ पे 230 प्लस प्रश्न ऐड किए जा चुके हैं और ये सभी प्रश्न बीपीएससी के ही मॉडल पर आधारित हैं। और जो आज की क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री की, ये पीआरटी से लेकर पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ में जो जीएस पार्ट सेकंड का पोर्शन होता है 8 नंबर का मॉडर्न हिस्ट्री का, उसके लिए भी ये क्लासेस महत्वपूर्ण है। और बीपीएससी का सभी के लिए एक समान स्टैंडर्ड है, चाहे हम पीआरटी की बात करें चाहे हम पीजीटी की बात करें। मॉडर्न हिस्ट्री के जो प्रश्न हैं वो सेम ही है। अब आते हैं प्रश्न पे, और हम आपको जो यह सीरीज़ चलेगी हम आपको कंप्लीट इस बार कराएंगे, कुछ भी चीज़ें छूटेंगी नहीं, जहाँ से भी संभावनाएं बन सकती हैं। अब मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 1757 से देखा जाता है, लेकिन 1757 से पहले की कुछ घटनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिनको आज के वीडियो में कवर किया गया है। पहला प्रश्न है, और इन प्रश्नों के ख़त्म होने के बाद हम आपको कॉन्सेप्ट पे लेके चलेंगे, जो फैक्ट्स हैं वहाँ लेके चलेंगे। और इन प्रश्नों को आप टेलीग्राम चैनल पर भी जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं, लिंक आपको दे दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में, देख लीजिएगा जाके वहाँ पर। और अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया होगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें हमें मोटिवेट करने के लिए, ताकि हमारा भी आत्मबल और मनोबल बना रहे, हम आपके लिए क्लासेस ऐसे ही लाते रहें। बस आपको लाइक शेयर करना है वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा भारत पहुँचे थे तो 14 मई 1498, 20 मई 1498, 14 मई 1492। तो यहाँ पे बात करें तो वास्को डी गामा 1498 को भारत पहुँचे थे और एग्जैक्ट डेट है 20 मई 1498। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 20 मई 1498। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर 1498 में पहुंचे थे? तो 1498 में ये बॉम्बे, पुडुचेरी, कालीकट। तो बात करें तो कालीकट नामक एक गांव था, कोझिकोड जिला पड़ता है, कोझिकोड जिला पड़ता है केरल में, वहाँ पे कालीकट नाम का गांव था। और कालीकट के राजा थे जमोरिन। तो जमोरिन ने जो है स्वागत किया था वास्को डी गामा का। तो वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर पहुँचे थे? कालीकट नामक स्थान पर पहुँचे थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन सबसे अंतिम में हुआ था? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा सबसे अंतिम पूछा गया है। डच की बात करें, अंग्रेजी की बात करें, फ्रांसीसी की बात करें तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, चलिए डेट अभी नहीं बताएंगे चूँकि आगे प्रश्न भी है, 1600 में हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुआ है और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुआ है। तो दिए गए विकल्पों में भारत में सबसे अंतिम में कौन कंपनी आई है? फ्रांसीसी कंपनी। तो 1664 में फ्रांसीसी कंपनी आई थी भारत में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा फ्रांसीसी कंपनी। निम्नलिखित में से भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो आप सभी को पता है कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए हैं, पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले भारत में आई है। और पुर्तगालियों की अगर बात करें तो यहाँ पे फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, नूनो डी कान्हा, ये जो है इनमें से बात किया जाए तो सबसे पहले जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में ध्यान रखिएगा। और इनका जो समय है वो 1505 से 1509 के बीच में है और ये भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे। अल्बुकर्क की बात करी जाए तो अल्बुकर्क जो है भारत में दूसरे नंबर के पुर्तगाली गवर्नर थे, अल्मीडा के बाद ही आए थे। और इनका जो कार्यकाल माना जाता है वो 1509 से माना जाता है उनके जाने के बाद, और 1509 से लेकर लगभग 1515 तक। और इनके समय में एक महत्वपूर्ण घटना भी हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं। तो भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन हो जाएंगे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की आप ब्लू वाटर पॉलिसी जरूर याद रखिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर नीति इन्होंने चलाया था। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने बीजापुर से गोवा छीन लिया था? तो पुर्तगालियों ने बीजापुर का जो शासक था उसका नाम था यूसुफ आदिल शाह। और यूसुफ आदिल शाह से को पराजित करके पुर्तगालियों ने गोवा छीन लिया था और यह किया गया था फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क के नेतृत्व में। ये घटना हुई थी 1510 में। तो ध्यान रखिएगा 1510 में फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों का नेतृत्व किया और जो बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह उनसे गोवा प्राप्त कर लिया, गोवा छीन लिया। तो ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया पुर्तगालियों ने इस प्रकार।
पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी कब बनाया था? 1509, 1510, 1530। तो यहाँ पे बात किया जाए तो 1530 में पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया था और उस समय जो गवर्नर थे, पुर्तगाली गवर्नर थे, उनका नाम था नूनो दी कुन्हा। तो ध्यान रखिएगा, नूनो दा कुन्हा करके इनका नाम था और इन्होंने ही जो है कोचीन से, कहाँ से? तो कोचीन से गोवा शिफ्ट किया था। राजधानी को कोचीन से गोवा शिफ्ट किया था। किसने शिफ्ट किया था? तो नूनो दी कुन्हा ने। आगे बढ़ते हैं, और कब किया था? तो 1530 में। अगले प्रश्न पे आते हैं, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1599, 31 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1500। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना संबंधी चार्टर किसके द्वारा जारी किया गया था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना संबंधी चार्टर किसके द्वारा, यहाँ किसके होना चाहिए था? तो किसके द्वारा जारी किया गया था? तो महारानी विक्टोरिया, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी मेरी। तो बात करें तो उस समय जो महारानी थी ब्रिटेन की, वो थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर जारी किया था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के लिए भारत में, और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी इसी चार्टर के माध्यम से हुई थी। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ध्यान रखिएगा, 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के माध्यम से हुई थी। फिर है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत के मुगल सम्राट कौन थे? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है 31 दिसंबर 1600 को, और उस समय जो मुगल सम्राट थे वो थे अकबर थे। और अकबर का जो समय है वो माना जाता है 1556 से 1605। जहांगीर 1605 से 1627 इनका कार्यकाल है। अकबर द्वितीय तो बहुत बाद में आते हैं, 1806 से लेकर 1837, जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत के मुगल सम्राट कौन थे? तो अकबर थे। बहुत अच्छा प्रश्न है कई बार, और ये सभी प्रश्न आपको परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बस हमने आपको इन प्रश्नों को क्या किया है, आपको 5 ऑप्शंस के माध्यम से यहाँ पे कर दिया है। और आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में जाइएगा, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हमने आपके लिए तैयार किया है। बस हमें आपका सपोर्ट चाहिए, आप हमें लगातार सपोर्ट करते रहें, चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करते रहें, और जितना आप हमको शेयर वीडियो को लाइक शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम उतनी मेहनत से आपके लिए काम करते रहेंगे। फिर अगला प्रश्न है, किसको जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो इंग्लिश खान या अंग्रेज खान बोले तो इंग्लिश खान या अंग्रेज खान। तो इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर ने किसको दी थी? थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, रॉबर्ट क्लाइव। तो बात करें तो जो जहांगीर थे वो मुग़ल सम्राट थे 1605 से 1627 के बीच में, और जहांगीर के समय में कई सारे जो अंग्रेज़ थे वो इनके दरबार में गए थे, और इन्हीं में से एक थे विलियम हॉकिंस। तो विलियम हॉकिंस जो है 1609 में, ध्यान रखिएगा कब गए थे? 1609 में जहांगीर के दरबार में गए थे। भारत आ गए थे ये 1608 में ही, जो आप कंफ्यूज होते हैं बार बार। तो भारत आ गए थे 1608 में ही, लेकिन जहांगीर के दरबार में पहुँचे थे 1609 में, और जहांगीर इनसे बहुत प्रभावित हुए थे, और जहांगीर ने इनको इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसको दी थी? विलियम हॉकिंस को। आगे बढ़ते हैं, राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में कौन आया था? तो राजा जेम्स प्रथम जो उस समय ब्रिटेन के राजा थे, तो राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस, सर थॉमस रो, रॉबर्ट डिसूजा। तो यहाँ पे बात करें तो सर थॉमस रो राजा जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर आए थे। कब आए थे? 1615 में। ध्यान रखिएगा, वर्ष 1615 में सर थॉमस रो आए थे। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित प्रथम अंग्रेजी किला था? तो भारत में स्थापित किया गया प्रथम अंग्रेजी किला कौन सा है? फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट बॉम्बे। तो यहाँ पे बात करें तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है फोर्ट सेंट जॉर्ज। और फोर्ट सेंट जॉर्ज की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1639 में। कहीं कहीं आपको 1640 भी दिया जाता है। तो 1639 या 1640 में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? मद्रास में। और यह भारत में स्थापित प्रथम अंग्रेजी किला है। तो अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम किला भी है। फोर्ट सेंट जॉर्ज को फ्रांसिस डे द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस डे के द्वारा स्थापित किया गया था। और इसके अलावा फोर्ट विलियम की बात करें तो फोर्ट विलियम, ध्यान रखिएगा, 1698 में फोर्ट विलियम की स्थापना हुई थी, और फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना 1639 में हुई थी। तो और यह जो है पहला अंग्रेजी किला था। आगे बढ़ते हैं,
कलकत्ता नगर का संस्थापक कौन माना जाता है? तो कलकत्ता का संस्थापक कौन माना जाता है? चार्ल्स आयर, जॉब चार्नक, गेराल्ड अंगियार। तो बात करें यहाँ पे तो जॉब चार्नक को जो है कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। गेराल्ड अंगियार के बारे में ध्यान रखिएगा, इन्हें बम्बई का संस्थापक माना जाता है। तो बम्बई शहर का संस्थापक कौन था? तो गेराल्ड अंगियार। और ये सभी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। जॉब चार्नक कलकत्ता के संस्थापक थे, ध्यान रखिएगा। और चार्ल्स आयर की बात करें तो जब फोर्ट विलियम की स्थापना की गई थी, तो फोर्ट विलियम की जब स्थापना की गई थी इसके प्रथम प्रेसिडेंट थे। तो ध्यान रखिएगा, चार्ल्स आयर कौन थे? तो प्रथम प्रेसिडेंट थे जब फोर्ट विलियम की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। 1717 का शाही फरमान अंग्रेजों को किस मुगल सम्राट से प्राप्त हुआ था? तो 1717 का शाही फरमान यानी 1717 में मुगल सम्राट कौन थे? तो बात करें यहाँ पे जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, फ़ारूक सियार। तो फ़ारूक सियार 1713 से लेकर 1719 तक मुगल सम्राट थे। और फ़ारूक सियार ने ही जो है शाही फरमान दिया था अंग्रेज़ों को व्यापार करने के लिए। तो 1717 का शाही फरमान किसको, अंग्रेज़ों को किसने दिया था? तो फ़ारूक सियार ने, जो उस समय मुगल सम्राट थे। फिर है नादिर शाह के आक्रमण के दौरान भारत का मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह, अहमद शाह, शाह आलम शाह। तो यहाँ पे बात करें नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? तो 1738-39 में। तो 1738-39 के समय जो है नादिर शाह के आक्रमण के दौरान जो उस समय मुगल सम्राट थे वो थे मोहम्मद शाह। इनको रंगीला भी बोला जाता था, मोहम्मद शाह रंगीला। और मोहम्मद शाह रंगीला का जो समय है 1719 से लेकर 1748 तक। तो 1719 से लेकर 1748 के बीच में मोहम्मद शाह भारत के मुगल सम्राट थे। और 1739 में नादिर शाह के आक्रमण के दौरान मोहम्मद शाह भारत के मुगल सम्राट थे। आगे बढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध के दौरान भारत के मुगल सम्राट कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो प्लासी के युद्ध के दौरान शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह। तो यहाँ पे बात करें तो आलमगीर द्वितीय जो है प्लासी के युद्ध के दौरान भारत के मुगल सम्राट थे। अभी आगे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको नहीं मालूम था तो कोई बात नहीं, फैक्ट्स हैं, फैक्ट आपको याद हो जाएंगे। आगे हम आपको एक सीक्वेंस में पूरा क्रोनोलॉजी भी समझाएंगे इसी वीडियो में। तो प्लासी के युद्ध के दौरान भारत के मुगल सम्राट कौन थे? आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड का जो समय था वह था 1754 से 1759। और प्लासी का युद्ध आपको पता है 1757 में हुआ है। शाह आलम सेकंड की बात करें तो ये 1760 से लेकर 1806 के मध्य जो है भारत के मुगल सम्राट थे। और अगर पूछा जाए बक्सर युद्ध के दौरान भारत के मुगल सम्राट कौन थे? तो शाह आलम द्वितीय बक्सर युद्ध के दौरान भारत के मुगल सम्राट थे। लेकिन जब प्रश्न पूछा जाएगा प्लासी युद्ध के दौरान भारत के मुगल सम्राट कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आलमगीर सेकंड। आगे बढ़ते हैं। वांडीवाश का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो वांडीवाश का युद्ध जो है एक निर्णायक युद्ध था। विकल्प है अंग्रेज फ्रेंच के बीच में, अंग्रेज और डच के बीच में, अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में। तो जो वांडीवाश का युद्ध था यह लड़ा गया था अंग्रेजों और फ्रांसीसी सेना के बीच में। तो अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में लड़ा गया था। 1760 में लड़ा गया था वांडीवाश का युद्ध। और यह निर्णायक इस सेंस में था कि इस युद्ध ने जो है फ्रांसीसी कंपनी को भारत में जो स्थापित थी तो उसको बहुत कम क्षेत्र में सीमित कर दिया गया। और फिर इनका जो विस्तार था भारत में वो रुक गया एक हिसाब से। और अंग्रेजी जो कंपनी थी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो बहुत मजबूती के साथ में भारत में जो है कह सकते हैं शासक के रूप में, दावेदार के रूप में जो है आगे बढ़ने लगी। तो फ्रेंच जो थे कह सकते हैं कि वांडीवाश के युद्ध के माध्यम से जो फ्रेंच थे वो सत्ता की रेस जो चल रही थी भारत में उससे बाहर हो गए। अंग्रेज और डच की बात करें तो अंग्रेज और डच के बीच में जो युद्ध हुआ था उसको बोलते हैं बेदरा का युद्ध या बेदारा का युद्ध। तो बेदरा का युद्ध और ये हुआ था 1759 में। और इस युद्ध के माध्यम से डच जो रेस थी उससे बाहर हो गए थे। और फाइनली 1760 में जब वांडीवाश का युद्ध हुआ तो फ्रेंच भी बाहर हो गए और अकेले बचे अंग्रेज। यानी कौन सी कंपनी भारत में सबसे मजबूत स्थिति में थी 1760 में? तो वो थे अंग्रेज। तो अंग्रेज सबसे मजबूत स्थिति में थे। तो वांडीवाश का युद्ध अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में लड़ा गया। आगे बढ़ते हैं। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो बंगाल के गवर्नर की बात करें तो बक्सर युद्ध का समय, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, हेनरी वेंसीटार्ट। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आंसर है बक्सर का युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर थे हेनरी वेंसीटार्ट। तो हेनरी वेंसीटार्ट के बारे में ध्यान रखिएगा। 1759 से लेकर 1764 के मध्य ये बंगाल के गवर्नर थे। रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो 1757 में प्लासी युद्ध जीतने के बाद 1757 में पहले गवर्नर बने थे बंगाल के, 1757 से 1759 तक। और उसके बाद फिर 1765 से 1767 के बीच में 2 समय में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर रहे हैं। वारेन हेस्टिंग्स की बात करें तो ये 1772 में बंगाल के गवर्नर बने थे। और आगे चलकर वारेन हेस्टिंग्स
बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी बने हैं, जिसके बारे में हम कल की क्लास में देखेंगे। तो बक्सर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो आंसर हो जाएगा हेनरी बेंसीटार्ट। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, आपको पहला तो ये पता होना चाहिए कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 1780 से 1784 के बीच में। और यह जो युद्ध है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये मंगलोर की संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था। तो मंगलोर की संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था और 1780 से 84 के बीच में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान आपको पता है कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं वो 1786 में आए हैं। रॉबर्ट क्लाइव तो पहले ही जा चुके हैं और ये गवर्नर जनरल थे भी नहीं। तो आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। तो ध्यान रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स इस प्रश्न के आंसर है। 1772 से 1784 के मध्य प्रथम गवर्नर जनरल थे बंगाल के वारेन हेस्टिंग्स, और इन्हीं के समय में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 के बीच में। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न भी आपसे परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। फिर है प्रश्न, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो है बात करें, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, सर जॉन शोर। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है उस समय जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो लॉर्ड वेलेस्ली उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न पूछेगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन गवर्नर जनरल था, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध पूछेगा तो लॉर्ड वेलेस्ली। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 के बीच में। फिर लॉर्ड वेलेस्ली के समय में 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न अच्छा प्रश्न है। बिहार प्रांत का विलय बंगाल प्रांत में किस वर्ष किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न, ध्यान से पढ़िए फिर से। बिहार प्रांत का विलय पूछ रहा है कि बिहार प्रांत को बंगाल प्रांत में कब मिला दिया गया था? 1736, 1733 और 1912। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है 1733। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार प्रांत को बंगाल प्रांत में कब मिला दिया गया था, तो 1733 में। और किस वर्ष जो है बिहार को बंगाल प्रांत से अलग किया गया था, तो वो वर्ष है 1912। तो ध्यान रखिएगा 1912 में अलग किया गया था, लेकिन विलय कब किया गया था बिहार प्रांत का बंगाल प्रांत में? तो आंसर है 1733। आगे बढ़ते हैं। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराज, मीर कासिम, मीर जाफर। तो आंसर है मीर कासिम उस समय बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के नवाब थे। और ये सब हम कल की क्लास में डिटेल में देखेंगे। आज हम क्रोनोलॉजी को बहुत अच्छे से समझ लेंगे इस प्रश्न के बाद। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के नवाब थे मीर कासिम। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं टॉपिक पर। और आप सभी लोग इन प्रश्नों को जाके टेलीग्राम चैनल पे, जो हमने अभी तक आपको इससे पहले 210 प्रश्न इससे पहले दिए थे, और डेली आपके 20 से 30 प्रश्न बढ़ते रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका TRE 4 तक आते आते लगभग आपको 2000 क्वेश्चंस आपको सभी सब्जेक्ट के मिला के कंबाइंड हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। और वहाँ से आप अपनी तैयारी धीरे धीरे आराम से मजबूती से करते रहेंगे। बस आपको सेल्फ स्टडी पे फोकस रहना है। जो हम आपको क्लासेस देंगे उनको आपको अच्छे से करना है। अब यहाँ पे बात करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास की। और सभी लोग चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें, हमें सपोर्ट ज़रूर करें। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही आवश्यकता है। तो आधुनिक भारत का इतिहास की बात करें तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, प्लासी का युद्ध। पहले आप समझिए कि आधुनिक भारत का इतिहास तो कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है। तो आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो प्लासी के युद्ध से माना जाता है स्वतंत्रता प्राप्ति तक, यानी 1757 से 1947 तक। फिर अब ब्रिटिश शासन की बात करें तो ब्रिटिश शासन जो है भारत में 1773 से 1947। 1773 में कंपनी शासन आया था, कंपनी के अधीन भारत था। तो 1773 से 1858 के मध्य कंपनी शासन भारत में रहा है। फिर 1858 में जो है अधिनियम आया, 1858 का अधिनियम आया। और 1857 की क्रांति के बाद जो है कंपनी को भंग कर दिया गया 1858 में। और 1858 के बाद से ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत का शासन रखा गया, यानी क्राउन रूल्स के अंतर्गत 1858 से 1947 का जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन है। 1773 से 1858 का शासन है वो कंपनी शासन के अधीन है। फिर अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 में कांग्रेस की स्थापना से स्टार्ट माना जाता है और 1947 तक भारत की आज़ादी तक माना जाता है। तो जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करता है तब आपका 1885 से माना जाता है। और आधुनिक भारत की घटनाओं की टाइमलाइन हम यहाँ पे अब देख लेते हैं। और ये जो क्लासेस हैं हम बार बार आपसे कह रहे हैं PRT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
6 से 8 टीजीटी पीजीटी मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न आते हैं, आपको हमने टीआरई 3 में भी कई सारे आपको क्वेश्चंस आपके परीक्षा में आए थे मॉडर्न हिस्ट्री से, लगभग सारे ही प्रश्न आए थे जो हमने आपको पढ़ाया था। और इस बार भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जितने भी प्रश्न हैं आपको वो फंसे आपके परीक्षा में, और इस बार हम आपको पूरा इसीलिए डिटेल में भी पढ़ा रहे हैं क्योंकि बीपीएससी का पैटर्न अब चेंज हो रहा है, उस हिसाब से हमको तैयारी भी करनी रहेगी। साथ में जो यूपी पीसीएस आरओ की परीक्षा देने वाले हैं कुछ अभ्यर्थी हैं, तो वो लोग भी इन क्लासेस को अच्छे से कर लें। फिर आते हैं यहाँ पे 1757 से पूर्व की घटनाओं को पहले हम देख लेते हैं। पहला है यहाँ पे वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो ये 20 मई 1498 को आए थे। कालीकट में प्रवेश किया था इन्होंने, कालीकट गांव में आए थे सबसे पहले। तो वास्को डी गामा भारत कब आए थे, 20 मई 1498 को। और वास्को डी गामा जो है क्या थे, तो पुर्तगाली थे, तो ध्यान रखिएगा पुर्तगाली व्यापारी थे। फिर 1501 में पुर्तगाली शासक मैनुअल प्रथम थे, उन्होंने स्वयं को अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार का मालिक घोषित कर दिया था एक हिसाब से। फिर 1502 में वास्को डी गामा कालीकट दोबारा आए थे। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बने थे। 1505 से 1509 के बीच में ये रहे थे, तो ध्यान रखिएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे। ब्लू वाटर पॉलिसी या ब्लू वाटर नीति इन्होंने लेके आए थे। फिर 1509 में फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय बने थे। 1509 से 1515 के मध्य इनका कार्यकाल था। इनके कार्यकाल में 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर से गोवा छीन लिया था और पुर्तगालियों का अधिकार हो गया था गोवा पर, और यूसुफ आदिल शाह उस समय बीजापुर के शासक थे, तो ध्यान रखिएगा। 1530 में पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज्य की राजधानी बनाया था, तो उस समय नूनो दा कुन्हा करके गवर्नर थे, पुर्तगाली गवर्नर थे भारत में, और इन्होंने ही जो है कोचीन से गोवा शिफ्ट किया था 1530 में, तो ध्यान रखिएगा। 1535 में पुर्तगालियों ने दीव, जो दमन और दीव आपने देखते हैं जो भारत में केंद्र शासित प्रदेश है, तो दमन और दीव, तो दीव वाला जो पार्ट है उस पर अधिकार किया था 1535 में। 1559 में पुर्तगालियों ने दमन पर अधिकार कर लिया था। 20 मार्च 1602 को डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई थी, यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, और डच ये कंपनी जो नीदरलैंड्स की कंपनी थी, नीदरलैंड्स देश की, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 वर्ष, ध्यान रखिएगा, डेट आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो डेट आपको पता होनी चाहिए, 31 दिसंबर 1600 को। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा स्थापना हुई थी, और इस समय मुगल सम्राट थे अकबर, 1556 से 1605 अकबर का कार्यकाल है। फिर 1608 में विलियम हॉकिंस भारत आए थे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में। 1609 में विलियम हॉकिंस का मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आगमन हुआ था, और जहांगीर का जो समय है वो 1605 से 1627 है, तो ये ध्यान रखिएगा कि विलियम हॉकिंस भारत में आए थे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में 1608 में, लेकिन दरबार में कब पहुँचे थे मुगल सम्राट के, तो 1609 में, ये फ़र्क है, तो ध्यान रखिएगा। 1613 में अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी, तो 1613 में ध्यान रखिएगा अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी। 1615 में सर थॉमस रो राजा जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर जहांगीर के, जो कि मुगल सम्राट थे उस समय, के दरबार में आए थे, तो सर थॉमस रो राजा जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आए थे 1615 में, ये ध्यान रखिएगा। 1639 में फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत में स्थापित प्रथम अंग्रेजी किला था, जो कि मद्रास चेन्नई में स्थित था, फ्रांसिस डे द्वारा स्थापित किया गया इसको। 1662 में क्या हुआ, 1662 में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी, जो जिनका नाम कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा था, से विवाह किया था उन्होंने, और विवाह में उनको दहेज में बॉम्बे ही पूरा दे दिया गया था, तो जो बॉम्बे आइलैंड वाला पार्ट था, तो बॉम्बे जो है मिला था ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह करने पर। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, तो ध्यान रखिएगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में होती है, सबसे अंतिम कंपनी है जो भारत में आई है, 1 सितंबर 1664 को इसकी स्थापना होती है। 1668 में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर बॉम्बे सौंप दिया था, तो लीज पे या रेंट पे कह सकते हैं, तो और इस प्रकार बॉम्बे जो है वो EIC के कंट्रोल में आ गया था। 1698 में फोर्ट विलियम की स्थापना हुई थी कोलकाता में हुगली नदी के तट पर। बम्बई शहर की स्थापना गेराल्ड ओंगियार ने की थी, और ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको ध्यान रखने चाहिए। 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूतानती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी हासिल की थी, तो 3 गांव थे, सूतानती, कालीकट और गोविंदपुर, और यहीं पर जो है फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया, और फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया था इन तीनों गांवों को मिलाकर, और जो है प्रथम प्रेसिडेंट थे फोर्ट विलियम के चार्ल्स आयर, पूछा गया है, ध्यान रखिएगा।
और आगे चलकर जो यही फोर्ट विलियम वाला क्षेत्र था इसी को कलकत्ता नगर बोला गया, कलकत्ता नगर कहलाया। और कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी थी, संस्थापक कौन थे, तो जॉब चार्नक। 1687 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने मुख्यालय सूरत से स्थानांतरित कर दिया था और मुंबई में स्थापित कर दिया था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि मुंबई में ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर कब स्थापित कर दिया गया था, तो 1687 में। 1687 से जो मुंबई यानी बॉम्बे, उस समय बोला जाता था बॉम्बे, तो 1687 में बॉम्बे शहर में जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बन गया था। 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट फर्रुख सियार से शाही फरमान प्राप्त किया था और इसमें अंग्रेजों को कई सारी व्यापारिक छूटें भी दी गई थी। फर्रुख सियार का समय था 1713 से 1719। फिर हम मुगल साम्राज्य और सम्राट के बारे में कालानुक्रम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि रिलेशन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी 1526 में, तो 1526 से 1530 के मध्य बाबर मुगल सम्राट थे। बाबर के बाद उनके पुत्र हुमायूं 1530 से 1540 के बीच में थे। फिर इनको जो है शेरशाह सूरी ने हरा दिया था। उसके बाद फिर जो है ये निर्वासित थे। फिर फाइनली 1555 में वापस से आए और 1555 में फिर से विजयी हुए। 1555-56 में हुमायूं दोबारा से मुगल सम्राट बने। हुमायूं के बाद उनके पुत्र अकबर 1556 से 1605, ध्यान रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण समय है। फिर अकबर के बाद जहांगीर 1605 से 1627, जहांगीर के बाद शाहजहां 1627 से 1658, फिर औरंगजेब 1658 से 1707। और औरंगजेब के जाने के बाद मुगल साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा। औरंगजेब के जाने के बाद 1707 में बहादुर शाह बहुत वृद्ध थे जब ये शासक बने थे। 1707 से 1712 के मध्य ये शासक रहे और फाइनली इनके जाने के बाद पूरी तरीके से जो उस समय जो छोटे छोटे जमींदार वर्ग था मुगल साम्राज्य के अंतर्गत, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मजबूत होने लगा। किंग मेकर की भूमिका निभाने लगे जो नोबेल्स थे उस समय। तो जहांदार शाह 1712-13 में, फर्रुख सियार 1713 से 1719। तो ध्यान रखिएगा फर्रुख सियार के बारे में, फर्रुख सियार, और इन्हीं के समय में 1717 का शाही फरमान दिया गया था। फर्रुख सियार 1713 से 1719 के बीच में मुगल शासक थे। मोहम्मद शाह की बात करें तो 1719 से 1748 के मध्य, अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर सेकंड 1754 से 1759, इन्हीं के समय में प्लासी का युद्ध हुआ था। शाह आलम द्वितीय 1760 से 1806, इन्हीं के समय में बक्सर का युद्ध हुआ था और इन्होंने बक्सर युद्ध में पार्टिसिपेट भी किया था, भाग भी लिया था। अकबर शाह सेकंड की बात करें तो, या अकबर सेकंड की बात करें, अकबर द्वितीय भी बोला जाता है, तो 1806 से 1837 के मध्य। और अकबर द्वितीय ही वह मुगल सम्राट थे जिन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर शाह सेकंड ने या अकबर सेकंड ने। बहादुर शाह सेकंड अंतिम मुगल शासक थे 1837 से 1857 के मध्य। फिर प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के मध्य लड़ा गया था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं के बीच में। तो अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच में प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। एक्सला सापेल की संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था और इसका कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार था। ये जो है इनके दोनों के देश में जो मामले चल रहे थे विश्व स्तर पर, वहाँ से ये मामला उठा था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का आपको समय याद रखना 1746 से 1748। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 में हुआ। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे उस समय और उनकी हार हुई थी। डुप्ले काफ़ी जाने भी जाते हैं और इनके जगह पे जो है गोडहू करके थे, तो गोडहू जो है गवर्नर बन के आए थे, फ्रांसीसी गवर्नर बन के आए थे भारत में 1754 में। और यहाँ से जो है जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कमज़ोर पड़ने लगी थी। डुप्ले के जब तक डुप्ले थे तब तक बहुत मजबूत स्थिति में थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन सरकार का इनको सपोर्ट नहीं मिल पाया और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की जब हार हुई दूसरे कर्नाटक युद्ध में तो इनको वापस बुला लिया गया। इनकी जगह गोडहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाकर भेजा गया था। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 के मध्य 7 साल का युद्ध था। ये पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। वांडीवाश का युद्ध, तो बैटल ऑफ वांडीवाश 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवाश के युद्ध में फ्रांसीसियों को हरा दिया था। और इस प्रकार जो फ्रांसीसी थे वो सत्ता की रेस से भारत में बाहर हो गए और कुछ जो क्षेत्र थे जैसे पुडुचेरी, माहे, करैकल करके कुछ जो भारत में जगहें थी वहाँ पे फ्रांसीसी सीमित हो गए। तो ध्यान रखिएगा वांडीवाश के युद्ध ने फ्रांसीसियों को सत्ता से हटा दिया था, अलग कर दिया था, बहुत कमज़ोर कर दिया था। फिर बेदारा का युद्ध था 1759 में। इस युद्ध ने डचों को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया और डच भी जो है सत्ता की रेस से बाहर हो गए बेदारा के युद्ध के द्वारा। 25 नवंबर 1759 को यह युद्ध लड़ा गया था। तो सीक्वेंस आप ध्यान रखिएगा, बेदारा का युद्ध पहले हुआ है, वांडीवाश का युद्ध बाद में हुआ है।
फिर 23 जून 1757 आपको पता ही है, फेमस प्लासी का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध, ये भी आपको पता है। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी डिटेल में हम कल क्लास में करेंगे। बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो 1757 से 59 के मध्य और 1765 से 67 के मध्य रॉबर्ट क्लाइव थे। हेनरी बेनसिटार्ट बंगाल के गवर्नर कब थे? तो 1759 से 1764 के मध्य, और इन्हीं के समय में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर थे हेनरी बेनसिटार्ट। वारेन हेस्टिंग्स की बात करें तो बंगाल के गवर्नर बने 1772 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 1769, बहुत महत्वपूर्ण है। और आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में हुआ था, और हैदर अली ने इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया था। मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के मध्य, और ये वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। मंगलोर की संधि हुई थी। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि के माध्यम से यह युद्ध समाप्त हुआ था। टीपू की जो आधी से ज़्यादा साम्राज्य था उसको अंग्रेजों ने हड़प लिया था इस संधि के माध्यम से। टीपू बहुत कमज़ोर स्थिति में थे। फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू ने आखिरी बार प्रयास किया। टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है और 1799 में यह युद्ध हुआ था, और इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड बेलेजली। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। बाकी हम आपको कल की क्लास में इसके आगे बताएंगे। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। और हम आपको जितना बीपीएससी तैयारी के लिए और तथा अन्य परीक्षाओं के लिए पढ़ा देंगे, आपको हम इस चीज़ का आपको विश्वास दिलाते कि पेड बैच लेके भी जो है आपको वो सारी क्लासेस नहीं मिल पाएंगी। तो आप इस चीज़ को समझिए और आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस ला सकें। हमने टीआरई 3 में बहुत ही कम समय में आपके लिए बहुत सारी क्लासेस लेके आए थे, जिनसे कई सारे ज़्यादातर अभ्यर्थियों को फ़ायदा भी हुआ था। और इस बार समय भी है, तो जब समय है तो इस बार हम पूरा डिटेल में आपको जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से हम आपको कंप्लीट जो है यहाँ पे आपको सिलेबस कराएंगे। बस हमें आपका साथ चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी।